दिखाई दे रहा है क्लास? हेलो, आवाज आ रहा है ना? हेलो, नहीं दिख रहा है। एक सेकंड ना, कैमरा में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। चलो, वही। चुंबकीय हम ये उत्तर तक पढ़ाया था। ठीक है, आज कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एक दो देखेंगे, उसके बाद हम सीधा व्यंजक की तरफ चलेंगे। एक हम देखते हैं ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य। ध्रुव प्राबल्य क्या होता है वो समझिए। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, चुंबक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ही एक चुंबक हुआ, ये एन ध्रुव और ये एस ध्रुव। ठीक है, तो ये एन ध्रुव या ये जो एस ध्रुव है, वो जितने बल, मतलब किसी भी पदार्थ को जितने बल से आकर्षित करता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसका ध्रुव प्राबल्य कहा जाता है। ठीक है, ये चुंबक है तो ये किसी ना किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा ना। समझ में आ रहा है? चुंबक है तो वो क्या करता है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जितनी शक्ति के साथ वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, उसको क्या कहा जाता है, उसका ध्रुव प्राबल्य कहा जाता है। जैसे आवेश होता है ना, आवेश क्या करता है भाई, वो भी किसी ना किसी पदार्थ को या अपने से छोटे कणों को क्या करता है, आकर्षित करता है। उसी प्रकार से ध्रुव प्राबल्य भी होता है। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव, किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव का ध्रुव प्राबल्य, का ध्रुव प्राबल्य वह शक्ति है जिससे वह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, जिससे वह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर होगा, याद रखना, मात्रक जो है वो क्या होगा, एम्पियर मीटर। ठीक है, और इसका जो विमीय सूत्र आएगा वो क्या आएगा, विमीय सूत्र वो आता है आपका M0N T0 और A के पावर में -1, सॉरी A आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ध्रुव प्राबल्य का मतलब समझ गए? ठीक है, अब हम देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव व चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या याद है, पहला चैप्टर में पढ़े थे। क्या होता है, डेफिनेशन याद है चुंबकीय द्विध्रुव का या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का? द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन याद है कि नहीं हम लोग को? सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, उस व्यवस्था को उस व्यवस्था को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं या चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, जिसमें समान ध्रुव प्राबल्य के, समान ध्रुव प्राबल्य के दो विजातीय ध्रुव, दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। ठीक है, सेम डेफिनेशन है,
एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है। अब अगर हम क्या देखते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा वो समझिए। द्विध्रुव आघूर्ण ये उसके जैसे है, पहले चैप्टर में जो आप द्विध्रुव पढ़े थे उसी के जैसे नहीं लग रहा है क्या आप लोग को, कि उसमें भी हम लेते थे दो समान तीव्रता के दो विपरीत आवेश लिया जाता था। यहाँ भी समान ध्रुव प्राबल्य के दो विपरीत विजातीय ध्रुव लिया गया है। अगर वो एक दूसरे से पास में है और अल्प दूरी पर है तो उसको क्या कहा जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाएगा। इसका आघूर्ण कैसे निकलता है, चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव प्राबल्य, एक ध्रुव प्राबल्य व उनके बीच की दूरी, व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। अगर आप इसको लिखोगे एक ध्रुव प्राबल्य को हम क्या लिख सकते हैं, पहले याद रख लेना, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाएगा, कैपिटल एम से। देखो ध्रुव प्राबल्य सूत्र के रूप में कैसे लिखोगे, सूत्र के रूप में एम इज इक्वल टू लिखोगे एम इंटू 2l। ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 2ml भी लिख सकते हो, या m इंटू 2ml भी लिख सकते हो, ये ठीक है। मात्रक बताओ और विमीय सूत्र। देखो मात्रक क्या होगा, एम मतलब क्या है, ध्रुव प्राबल्य, और ध्रुव प्राबल्य का क्या होता है, एम्पियर मीटर। एल मतलब क्या हो जाएगा, मीटर, मतलब ओवरऑल आएगा क्या, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और ये विमीय सूत्र में क्या आ जाएगा, देखो ध्रुव प्राबल्य के लिए क्या लिखे थे, M0L T0A, ये लिखे थे। इसमें L का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, M0L T0, और ये L का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। हम पहले चैप्टर का ही रिवाइज कर रहे हैं इस प्रकार से, है ना, बस वहां पे हम वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव ले रहे हैं। चलिए अब देखते हैं एक कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। देखो जैसे आपने कूलाम का नियम पढ़ा था, क्या लेते थे, दो आवेश लेते थे। यहाँ पर हमको क्या लेना है, दो ध्रुव प्राबल्य लेना है। मैं पहले डायग्राम को ही बता देता हूँ। ऐसे हम क्या लेंगे, दो ध्रुव प्राबल्य ले रहे हैं M1 और M2। ठीक है। इसके बीच का दूरी क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं।
अब इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है उसको निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या लेना है? ये कूलाम के नियम का सहायता लेना है। कूलाम का नियम ही है ये, ठीक है। इस नियमानुसार देखो ये आप लोग से बन जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल। इसमें भी आकर्षण और प्रतिकर्षण हो सकता है ना, ठीक है। किसके बराबर होगा? ध्रुव ध्रुवों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती ध्रुवों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यही होता है कूलाम का नियम। यही होता है ना कूलाम का नियम। देखो कूलाम के नियम को आप आवेश के रिस्पेक्ट में देखो, और ये क्या है? ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये आपका आवेश सॉरी चुंबक के रिस्पेक्ट में है। तो दोनों लगभग सेम है और सेम तरीके से ही बनेगा। अगर इसको गणितीय रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? यदि M1 व M2 ध्रुव प्राबल्य के दो ध्रुव एक दूसरे से कितनी दूरी पर हो? R दूरी पर हो। R दूरी पर स्थित हो तो इस नियमानुसार क्या हो जाएगा? F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1 इंटू M2 के, तथा F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R स्क्वायर को। मिलाकर लिखने पर पंखा चालू कर। मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? पंखा चालू कर। यहाँ से क्या हो जाएगा? K आ जाएगा, ये हो जाएगा M1 M2 और ये हो जाएगा R का स्क्वायर। यही हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। SI पद्धति में SI पद्धति में K इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जहां म्यू नॉट को क्या बोला जाता है? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। समीकरण 1 से वैल्यू पुट करो। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा M1 M2 और बट्टे में R का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है। और क्या जानते हो? चूंकि म्यू नॉट इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 लिखा जाता है। अगर यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से अगर समीकरण 2 में वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 4 पाई रखोगे तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 10 की घात -7 और इंटू M1 M2 और R का स्क्वायर, ये बचेगा। यही आएगा ना। तो ये इस प्रकार से आप कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी निकाल सकते हो। किसके लिए? चुंबक के लिए। जब दो चुंबक के ध्रुवों के मध्य बल लगता है तो वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है?
उन ध्रुवों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें किसी को कोई समस्या है? ये पहले चैप्टर के जैसे ही बहुत सारा चीज, जितना भी हम यहाँ पे व्यंजक पढ़ेंगे मोस्टली जो रहेगा वो पहले चैप्टर के जैसे ही रहेगा। अब इसी का आपको क्या निकालना है, अक्षी भी निकालना है और निरक्षी भी निकालना है। सेम तरीके से निकलेगा जैसे उसमें अक्षय निकालते थे, यहाँ पे भी अक्षय निकलेगा। बस वहां पे हम क्यू लेते थे, यहाँ पे क्या लिया जाएगा, एम लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? कर लोगे क्या आप लोग? बताओ, कर लोगे? क्या ट्राई करके देखोगे? हाँ, सेम रहेगा पूरा जैसे पहले चैप्टर में लेते हो। आप क्या लोगे, पहले E1 के लिए निकालते हैं, फिर E2 के लिए निकालते हैं। इसी प्रकार आप पहले क्या करोगे, B1 निकलेगा, फिर B2 निकलेगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र निकलता है ना, चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र निकलता था, वहां पे आवेश था तो क्या निकलता था, आपका विद्युत क्षेत्र निकलता था। तो सेम तरीके से ही बनेगा। बस वहां पे B1 लेंगे, वहां पे B2 लेंगे, वहां पे Q1 लेते थे, सॉरी वहां पे Q1 और Q2 होता था, यहाँ पे M1 और M2 होगा। सेम तरीके से आप अक्षीय स्थिति में लोगे और सेम तरीके से आप निरक्षीय स्थिति में लोगे। कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम तरीके से बनाना है। बस Q को M रखना है और E को B रखना है, हो जाएगा। कैसे बताओ? बना के देखोगे? इस बार तुम कैसे नहीं जुड़ते थे जी, 2-3 दिन तक? हाँ। हाँ ठीक है। हाँ, सैटरडे को लगा भी नहीं था ना क्लास। चलो आगे देखते हैं। ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वहां से एक क्वेश्चन आता है कि जो धारा लूप होता है ना, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में हम क्या लेंगे, धारा रूप लेते हैं एक, और उसका क्या निकाला जाता है, चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाता है। तो वहां से एक क्या आता है, उसका व्यंजक निकालने के लिए, मतलब छोटा सा व्यंजक है, उसको निकालने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो हमारा हेडिंग क्या है, थोड़ा सा समझिए, ये थोड़ा सा समझने वाला है तो थोड़ा सा समझना, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप, धारा लूप का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा आयताकार या कोई भी, जब हम क्या लेते हैं, एक कोई भी मीडियम लेते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो वो धारा लूप के जैसे कार्य करता है, ठीक है। और इसका चुंबकीय आघूर्ण, धारा लूप और इसका चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। पहले आप धारा लूप के जैसे कैसे कार्य करता है ये समझिए, ठीक है। जैसे आपने भी याद होगा पिछले चैप्टर में जब हम परिनालिका पढ़ रहे थे, तो हमने परिनालिका को देखा था कि परिनालिका जो है वो कैसे कार्य करता है, एक क्षण चुंबक के जैसे कार्य करता है, ठीक है। यही देखे थे। और जब हम इसको बाहर में रखते थे तो इस पर एक बल आघूर्ण भी लगता था, जो उसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता था। ऐसा देखे थे ना, पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था, बल आघूर्ण निकाला था। जब पहले हमने एक परिनालिका देखा था, जो परिनालिका कैसे कार्य करता था, एक क्षण चुंबक के जैसे व्यवहार करता है, और जब उसको हम क्या करते हैं, बाहर में रखते हैं, तो कैसे कार्य करता है वो, जब बाहर में रखते थे तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता था, जो चुंबकीय क्षेत्र के क्या करता था वो,
चालू है। समांतर लाने का प्रयास करता था। सेम तरीके से अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमको 2 संरचनाएँ दिखाई देंगी। कुछ इस प्रकार से मतलब हम ऐसे एज़्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है? अब इसको फलक को देखने के लिए आपके पास 2 तरीके रहेंगे। एक आप इसको ऊपर साइड से क्या करोगे जज करोगे और एक क्या क्या हो जाएगा इसको आप नीचे तरफ से देखोगे। ठीक है? जब आप इसको ऊपर तरफ से देखोगे तो ये इस टाइप का दिखाई देगा। ये किसको शो कर रहा है? ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है? और जब आप इसको नीचे तरफ से देखोगे तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा। उल्टा बन गया क्या? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये सही तो है क्या? हाँ, देखो होता क्या है वो थोड़ा-सा समझिए। पहले मैं प्रोसेस को बता रहा हूँ, उसके बाद आप समझना। ठीक है? जितनी भी संरचनाएँ होती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, सपोज़ हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे हमारे पास क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऐसे धारावाही लूप के जैसे हमने परिनालिका को रख दिया या कोई भी हमने एक वृत्ताकार कुंडली को रख दिया। तो जितनी भी संरचनाएँ होती हैं, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने का प्रयास होने लगता है। जैसे अगर मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो अगर इसको ऐसे रख दिए हम, तो ये क्या करना चाहता है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने का प्रयास करता है। ये समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारी संरचनाएँ होती हैं, जैसे परिनालिका हो गया या वृत्ताकार कुंडली हो जाता है। तो इन सबको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वो सारे क्या होने के प्रयास करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में संरेखित, संरेखित का मतलब क्या है? समांतर, उसी रेखा के समांतर होने का प्रयास करते हैं। और ये यही जो प्रवृत्ति है ना, मतलब ये प्रवृत्ति क्या कहलाता है? इसका चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? नहीं आ रहा है समझ में? चलो देखो फिर से एक बार। जैसे हमारे पास क्या-क्या संरचना है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। हमने पढ़ा था धारा लूप के बारे में, धारा लूप, धारावाही कुंडली, धारा लूप, धारावाही कुंडली, परिनालिका, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था ना? जब इन सबको हम कहाँ रखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या होता है? क्षण चुंबक के जैसे व्यवहार करते हैं। कैसे व्यवहार करते हैं? क्षण चुंबक के जैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? ऐसी कोई भी संरचनाएँ जिसमें धारा मतलब धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें हम उसको जब हम कहाँ रखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो कैसे व्यवहार करता है? क्षण चुंबक के जैसे व्यवहार करता है। ठीक है? और क्या क्या होने की प्रयास करता है वो? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने का प्रयास करता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने का प्रयास करता है, यही जो उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होना चाहते हैं। वही क्या कहलाता है? उसी प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव चुंबक के लिए अलग चीज है और जब हम धारा लूप, धारावाही कुंडली या परिनालिका के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो अलग चीज है। समझ पा रहे हो? अभी हमने चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि ऐसी कोई भी संरचना जिसमें 2 ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती है, उसको क्या कहा जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। तो जब कोई भी संरचना क्या हो जाएगी? चुंबक के जैसे व्यवहार करेगी, तो वो भी तो अपने आप में एक चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण करेगी ना? समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? समझ आ रहा है इस बार? तुम लोग को निशा, मीनाक्षी, गिरिजा, हाँ,
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम धारावाही लूप या धारावाही कुंडली या परिनालिका को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वो कैसे व्यवहार करता है? चुंबक के जैसे व्यवहार करता है। और चुंबक से ही हमने क्या निकाला था? चुंबकीय द्विध्रुव निकाला था। तो ये जो धारावाही लूप है, धारावाही कुंडली और परिनालिका है, ये सब भी क्या इनका भी क्या निकलता है? चुंबकीय द्विध्रुव निकलता है। ठीक है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वो संरेखित होना चाहते हैं और यही प्रवृत्ति उनके लिए क्या कार्य करता है? चुंबकीय द्विध्रुव का। ठीक है? अच्छा, अब इसमें से हमारे पास समस्या ये आता है कि चुंबक में तो हम पहचान लेते हैं कि कौन-सा N ध्रुव के जैसे कार्य करता है और कौन-सा S ध्रुव के जैसे। अब परिनालिका और ये जैसे जितना भी हम धारा लूप लेंगे, धारावाही चालक, उसमें कौन N ध्रुव के जैसे कार्य करेगा और कौन S ध्रुव के जैसे कार्य करेगा? इसके लिए हमारे पास क्या है? इसके लिए हम एक प्रोसे ये एक नियम का यूज़ करते हैं, ठीक है? क्या? सबको नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ, तो आप जिसको समस्या है वो थोड़ा-सा लेफ्ट होके फिर से जुड़िए, नेटवर्क इश्यू होगा ना। देखो, जब ये धारावाही लूप या वृत्ताकार परिनालिका या वृत्ताकार कुंडली जितने भी हैं ये चुंबक के जैसे व्यवहार करेगा, तो अब समस्या क्या होगा? हमको ये पहचानना होगा कि कौन N ध्रुव के जैसे कार्य करेगा और कौन S ध्रुव के जैसे कार्य करेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? एक नियम है, ठीक है? जैसे हम क्या करते हैं, कल्पना करेंगे, ठीक है? एक धारावाही वृत्ताकार एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली की कल्पना करें। कुंडली की कल्पना करें, ठीक है? जिसमें ऊपर से देखने पर विद्युत धारा वामावर्त दिशा में वामा से विद्युत धारा वामावर्त को क्या कहा जाता है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? में प्रवाहित हो रही है प्रवाहित हो रही है तब यह फलक एन ध्रुव के जैसे कार्य करता है। एन ध्रुव के जैसे कार्य करता है, ठीक है? और नीचे से देखने पर जबकि नीचे से देखने पर धारा की दिशा धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है। क्या होती है? दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। तब यह फलक एस ध्रुव के जैसे कार्य करता है। एस ध्रुव के जैसे कार्य करता है। देखो, ऐसा हो नहीं रहा है, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि कल्पना कर क्या कर रहे हैं? डायग्राम को समझो। जैसे ये ऐसे एक धार वृत्ताकार कुंडली है और ये ऐसे एक वृत्ताकार कुंडली है। जब इसको ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्या नजर आ रहा है कि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में धारा की दिशा बह रही है। इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है? और जब हम इसको नीचे से देख रहे हैं तो हमको क्या नजर आ रहा है कि ये क्लॉकवाइज है।
क्या है, तब ये क्या नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज है। समझ में आ रहा, उस कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये एन ध्रुव के जैसे कार्य करता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये कैसे कार्य करता है, एस ध्रुव के जैसा। समझ में आया इतनी बातें? सवाल ऐसे ही आएगा जो हेडिंग में आपको दिखाई दे रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव धारा लूप के धारावाही लूप के रूप में चुंबकीय द्विध्रुव को समझाइए। तो आपको ऐसे ही समझाना होगा, ऐसे लिख के, ठीक है। ये तो क्या हो गया, ये जो मैंने लिखा है वो ध्रुव पहचानने के लिए नियम है। इससे पहले आपको क्या लिखना होगा, इससे पहले आप लिखोगे, पहले इसको लिखना होगा ना, वे सभी संरचनाएं, वे सभी संरचनाएं जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हाँ सर, हाँ, रखने पर कोई भी नजर मतलब बढ़िया नहीं सेंटर बता दो, उनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरक्षित होने की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाती है, ठीक है। जितनी भी संरचनाएं हैं जिनमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाएंगी, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएंगी। और ये जब चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएंगी तो इसमें कौन सा एन ध्रुव के जैसे कार्य करेगा और कौन सा एन ध्रुव के जैसे कार्य करेगा, वो आपको यहां से पता चलेगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया?